हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। ठीक है, किस एग्जाम के लिए है? ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना रात को 8 बजे आती है। ठीक है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। कहता है कि संविधान के अनुसार भारत कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु या उपरोक्त सभी? आंसर कीजिएगा। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समाजवादी राज्य है और संप्रभु राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की यहां पर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि राज्य जो है किसी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, और सभी धर्मों को समान रूप से देखता है और धर्म के प्रति जो है तटस्थ रहता है। ठीक है, समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? समाजवादी शब्द का अर्थ है समाजवाद का विकास करना। और यहां पर कैसी अर्थव्यवस्था है? मिक्सर अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है साथ साथ मिलकर काम करते हैं। क्लियर? संप्रभु का क्या अर्थ है? संप्रभु का अर्थ है कि भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है और किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन काम नहीं करती है। राइट? तो संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समाजवादी राज्य है और संप्रभु राज्य है। राइट? चलिए नेक्स्ट क्या है? लोकतंत्र शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है? लोकतंत्र शब्द। देखिए, लोकतंत्र शब्द की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू होने के समय से ही लोकतंत्र शब्द जो है संविधान में है और संविधान की प्रस्तावना में है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। राइट? चलिए अगला करते हैं दोस्तों। अगला क्या है? अगला है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 71, 72, 73 या 74? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति को है क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 74 की यहां पर बात करते हैं तो ये मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति की सहायता और सलाह से संबंधित है। ठीक है, जिसमें सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अनुच्छेद 73 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राइट? चलिए अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कितने राज्यों के लिए एक साथ हो सकती है? केवल 1,
अधिकतम 2, 2 या 2 से अधिक, सीमित नहीं। सही आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, है ना। अनुच्छेद 153 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। लेकिन यह प्रावधान यह भी सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे लागू किया गया है। वेतन और भत्ते की बात कर लिया जाए तो जब एक व्यक्ति कई राज्यों के लिए राज्यपाल बनता है तो उसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 216, ठीक है। 214 में क्या लिखा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 214 में। 215 में लिखा गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें इसमें दी गई हैं, राइट। चलिए अगला क्या है? भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची वह अनुसूची है जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। क्या करती है? शक्तियों का वितरण, ठीक है। इसमें 3 सूची है, 3 सूची है। पहला है संघ सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। दूसरा है राज्य सूची, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है। इसके अतिरिक्त चौथा क्या है? अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय वैसे विषय जिसमें जो न तो संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, उन विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है। अगला है, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। और यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नागरिकों को प्रदान की जाती है। एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। अगला है, कौन सा कर पूरी तरह राज्य सरकार का होता है? राइट आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व कर राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और लगाया किसके द्वारा जाता है? राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है, ठीक है। जबकि आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, राइट। अगला क्या है? अगला है, संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? बता चुका हूं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा क्या क्या जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था और तीसरा शब्द अखंडता जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इस संशोधन द्वारा संविधान में बहुत से बदलाव किए गए थे और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, संसद में प्रश्नकाल किस उद्देश्य से होता है?
देखिए, प्रश्नकाल की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये एक संसदीय कार्यवाही है जिसका उद्देश्य जो है सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार की जवाबदेही। इस दौरान जो है संसद सदस्य मंत्रियों से, किसे? मंत्रियों से सरकारी नीतियों, प्रशासन और लोक महत्व के बारे में सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब जो है मंत्री को देना अनिवार्य होता है। ठीक है, और यह विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है। ठीक है, अगला कर लेते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, काफी पॉपुलर सवाल है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्योंकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो BR अंबेडकर को बनाया गया था। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, लेकिन भीमराव अंबेडकर मुख्य वास्तुकार और जनक माने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात कर लिया जाए तो इसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान की प्रस्तावना का अंग बन गया था। महात्मा गांधी की यहाँ पर बात करते हैं तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, आपका भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लिया जाए तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इन्हें चुना गया था। राइट, अगला क्या है? अगला है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन से जुड़े हैं? और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन से जुड़े गए हैं? 74वें संविधान संशोधन से। एक कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, और इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया था। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। प्रभावी कब हुआ? 1 जून 1993 को। नेक्स्ट, अगला है, किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 75 का खंड 3 याद रखिएगा, खंड 3 यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्लियर है? 76 में किसका वर्णन है? तो महान्यायवादी का वर्णन है, महान्यायवादी। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि पदाधिकारी है दोस्तों। अनुच्छेद 77 में क्या है? भारत सरकार के काम काज के संचालन से संबंधित है, कार्य के संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके समान पद से हटाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और किसी भी प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो तक होता है। क्लियर? अगला है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने
भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। और इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। यदि किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। ठीक है। जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इतिहास के प्रश्नों के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।